कहते 16 वर्ष का बालक मार दिया, एक कथा है आम। पर एक बार महाभारत पर कई विद्वानों के साथ बैठ के चर्चा हुई, एक कैलकुलेशन हुई। जब वो वीर गति को प्राप्त हुआ अभिमन्यु, तब उसकी उम्र थी 49 ईयर्स। आपको हैरानी होगी, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य 24 वर्ष का भी होता है, 36 वर्ष का भी होता है, 40 वर्ष का भी होता है और 48 वर्ष का भी, जिसे आदित्य ब्रह्मचारी बोलते हैं। कि उसमें इतनी तेज आया था कि जो सूर्य का तेज जिसके बाद धारण हो जाता है, ये ब्रह्मचर्य के और तपस्या का परिणाम है। आप कह रहे हैं कि दिमागी उम्र जो थी वो 49 ईयर थी? दिमाग पूरा शरीर, अच्छा, पूरा शरीर 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे वो, और 48 वर्ष में फिर उत्तरा के साथ उनका विवाह हुआ और उसकी जो संतान हुई उसी परीक्षित का जन्म हुआ और उसी ने फिर जन्मेजय फिर ये वंश कर राज किया। 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद जो संतान उत्पन्न हुई वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट की योग्यता गुण रखती है। और अभिमन्यु उसको हराना इतना था कि जो सारे षड्यंत्रकारी एक हो गए एक को मारने के लिए, इसका मतलब कुछ तो बात रही होगी ना। वाकई वो तो वो ब्रह्मचारी केवल साधारण ब्रह्मचारी नहीं, वो महान योद्धा थे। कहते 16 वर्ष का कुमार बालक मार दिया। बालक तो वो बड़े बुजुर्गों के लिए है, अर्जुन के लिए है, उनके लिए है। दोस्तों आज हमारे साथ दो ऐसी हस्तियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र से हैं। हमारे साथ आचार्य मदन जी हैं जो एक आध्यात्मिक और सनातन क्षेत्र से हैं। हमारे साथ विनोद कश्यप जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। आज दोस्तों हम बैठे हुए हैं और बैठे हुए एक चर्चा चल रही है कि भाई देश की आइडियोलॉजी क्या हो रही है, राजनीति किस तरह की हो रही है, तमाम जो संस्थान चल रहे हैं वो किस आइडियोलॉजी से चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। आचार्य जी आपसे शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने एक अभी बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं उसके जो वाइस चांसलर हैं वो एक संगठन, उनका कहने का मतलब सीधा ये कि वो आरएसएस से रिलेटेड, और उनका आरएसएस से रिलेटेड है तो वो ये मानते हैं कि वो बुद्धिजीवी नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, और उनको इलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब गुस्से में 200 से ज्यादा वाइस चांसलरों ने ये एक पत्र लिखा है कि भाई ये हमारी बेइज्जती है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राहुल गांधी जी का जहाँ तक प्रश्न है, उनके बयान को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए मीडिया को और उन वाइस चांसलर को भी। अगर वो थोड़ी सी भी राजनीतिक जागरूकता उनके अंदर है तो इस बयान को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी के साथ एक खास बात यह है कि उनको जितना समझाया जाता है उतना ही वो बोलते हैं। उसमें उनका अपना चिंतन मनन अनुभव कोई तड़का नहीं होता। वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है, जैसा उनको रिकॉर्ड दे दिया गया और वो बोल दिया, ना उससे दाएं ना बाएं, ना तो उनको इतिहास के भूत का पता, ना उसके चिंतन मन करके भविष्य क्या होगा उसका पता। अक्सर वो अपने बयानों से सेल्फ गोल कर देते हैं। जैसे उनके अभी एक गुरुजी ने किया है। तो ये उनके साथ है। और रही बात आरएसएस की, देखिए विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संघ के पास एक राष्ट्रीय विचारधारा तो है, एक मैकेनिज्म है ना, और गैर राजनीतिक रूप से वो कार्य करता है। भले ही इन्फ्लुएंस भाजपा की तरफ सारा है, प्रभाव है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति चाहिए। संगठन का उद्देश्य ही है शक्ति। संघ का केवल एक ही उद्देश्य है। जो डॉक्टर हेडगेवार ने जब इसको शुरू किया तो उनका उद्देश्य था संगठन के लिए संगठन, कि संगठन अगर मजबूत है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। विचारधारा सेकंड चीज है। मैं आरएसएस पे कई बार बड़े आरोप लगते हैं, हमारा बड़ा मतभेद भी होता है, खासतौर से हिंदू महासभा और आरएसएस के टकराव की जब हम इतिहास में देखते हैं तो मैं कई बार अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि संघ पर कोई भी विचारधारा थोपना बहुत गलत होगा, नाइंसाफी होगी आरएसएस के लिए। आरएसएस केवल हिंदुओं का संगठन है, संगठन के लिए संगठन। वैचारिक विभिन्नताएं तो बहुत है कि समाज में, हिंदू समाज में परंपरा से अखाड़ों में, संप्रदायों में इतने मतांतर हैं, आस्था को लेकर मतांतर है। अगर आप सब अपनी अपनी हाँकने लगे, अपनी अपनी बोलने लगे तो एकता स्थापित नहीं होगी। एकता स्थापित करने के लिए पहले अपने विचार को सरेंडर करें कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, ये हमारी पितृभूमि है, पुण्य भूमि है। पहले हमें आपसी एकता करनी चाहिए। ये उद्देश्य, ये पहली शर्त है। हिंदू महासभा का यही था और यही चीज संघ को आज जहां पहुंचे हैं, 70 सालों बाद इनको जो सत्ता मिली है,
ये बहुत लंबा सफर हुआ है। विनोद जी, आप जर्नलिस्ट हैं और देखते हैं सारी विचारधाराओं को लेकर। किस तरह से, क्या जो संघ की विचारधारा है उससे इतनी घृणा क्यों है कांग्रेस और कम्युनिस्टों को? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं जर्नलिस्ट अपने आप को नहीं कहता। हाँ, ये बात सही है कि हार्डकोर मीडिया से मेरा संबंध रहा है और तकरीबन 34वां साल मेरा चल रहा है, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा इस ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में अपने आप को। तो एक लंबा समय देखा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल चैनल बिल्कुल जब इस देश में नहीं थे उस समय से हम देख रहे हैं बिल्कुल खबरों का बनना बिगड़ना, सरकारों का, सत्ता का, ये सब चीज़ें। तो इसमें जो आपने पूछा है कि घृणा का, जैसे आपने जैसे कहा है ना, दरअसल क्या है कि इस समय का जो समय है और या पीछे दशकों की जो राजनीतिक व्यवस्था रही है, इसमें हमने ना तो अपने बातों का सम्मान किया है जो हम कह रहे हैं, है ना? खुद भी सम्मान नहीं करते हैं उसका, और जब कोई दूसरा आपका विरोधी पक्ष जो कहता है, उसको भी हम सम्मान नहीं, जब अपनी बात को आप सम्मान नहीं देते हैं, तो सामने वाले का क्या करेंगे? जो सत्ता रही है जिन लोगों के हाथ में बीते दशकों में, ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं कि अपनी ही कही बात को सरेआम पब्लिकली फाड़ दिया गया। फाड़ दिया गया ऐसा क्या कहने का मतलब? आप कहने सही का कह रहे मेरा हैं, बिल्कुल। कहने का मेरा यस मतलब ये यस। है कि आपने जो कहा, आपने उसी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, है ना? आप जो कह रहे हैं, आपके बात के अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, एक अथॉरिटी होना चाहिए, उसकी एक तैयारी होनी चाहिए, है ना? जब आप अपनी बात को सम्मान करेंगे, तब आप दूसरे की बात का सम्मान करेंगे। अभी जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि हम आरएसएस की बात कर रहे थे, तो देखिए ऐसा है कि यहाँ हम लोग आरएसएस की तारीफ या बुराई करने के लिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल है ना? उसकी बिल्कुल। बुराई, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि इस समय देश के सामने जरूरत क्या है ना? वो जरूरत तो हमको महसूस करना पड़ेगा ना। आज की तारीख में अगर हम पूरे जियोपॉलिटिक्स को देखें और पूरी दुनिया की स्थितियों को अगर हम देखें, तो लगभग सारे देशों के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी एक जो विचारधारा है अपने देश की, अपनी संस्कृति की, उसको पकड़ के हम वो लोग बैठे हुए हैं और वो सरवाइव भी कर रहे हैं। सरवाइव वही कर पाया है जिसने अपने देश की परंपराओं को, अपनी जड़ों को, अपनी विचारधाराओं को बांध के मजबूती रखा से है। बांध के रखा है ना? ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई बात कह रहा है, कर रहा है, और ये 75 साल 90 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जो एक आउटकम है, जो एक इस देश को जरूरत है आज की तारीख में, वो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए संघर्ष करती हैं, सत्ता आएगी आपके पास, सत्ता चली जाएगी, लेकिन जो विचारधारा है, इस देश की जो आत्मा है, जो संस्कृति है ना, जो एक हमारी विराट परंपरा है, वो तो आपको बचा के रखनी है ना। आपको लेगेसी में कन्वर्ट करना ही नहीं करना। आप अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसको देके क्या जाएंगे आप, है ना? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाइयां चलती रहती हैं, लेकिन आप जब कहते हैं कि हम सभी विचारधाराओं का बराबर सम्मान करते हैं, और फिर आप जब कहने लगते हैं कि ये लोग फांसीवादी हैं और अपनी विचारधारा थोपते हैं, और किसी ने, बहुत सारे लोग ऐसे होते थे आचार्य जी, मुझे याद है कि 2014 से पहले कि आप तिलक लगाकर या भगवा पहनकर कहीं सरकारी संस्थान में अगर चले गए तो आपकी मजाक उड़ाई जाती थी। ये मैंने खुद महसूस किया था, हालांकि मैं कभी भगवा नहीं पहनता, तिलक नहीं लगाता बाहर जाकर, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट रहा हूं। लेकिन, और बड़ा साइंटिफिक है ये चीजें, अगर कोई बहस करना चाहे तो मुझसे कर सकता है इसकी साइंटिफिकली चीजों को लेकर। तो इनकी मजाक बनाई जाती थी। आखिर वो जो मेंटेलिटी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। राजेश राणा जी, आपने बात ऐसी कह दी है कि बहुत कुछ कहा जा सकता है। हाँ, बहुत कुछ कहा जा सकता है। विनोद जी सही कह रहे हैं। देखो, मैं दो तरह के हिंदू होते हैं, एक प्रैक्टिशनर हिंदू और एक पॉलिटिकल हिंदू। विरोध उसका होता है जो पॉलिटिकल हिंदू होता है, तिलक लगाया, गमछा बांधा और जय श्री राम का नारा कर दिया और हुड़दंगबाजी शुरू कर दी। उसका विरोध होना चाहिए।
क्योंकि वो धर्म को किसी भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, तरीके वो का एक होता है। राजनीतिक उद्देश्य के एजेंडे के तहत यूज कर रहे हैं ये। कर रहा है। हम कह रहे हैं राजनीति बुरी नहीं है, हाँ, हिंदू को राजनीति करने का अधिकार है। बिल्कुल सब सावरकर ने कहा हिंदुओं का राजनीतिकरण, राजनीति का हिंदूकरण, ये शब्द था। राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए यस। और हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो राजनीति का हिंदूकरण होने में कोई वो नहीं है, परंतु हिंदू इस तरह से नहीं कि आप प्रैक्टिशनर हिंदू ना हो, केवल पॉलिटिकल हिंदू रह जाएं। यानी आप अंतरात्मा से भी हिंदू होने चाहिए। जब आप अंतरात्मा से हिंदू होंगे, किसी भी आस्था के किसी परम, तो आप दूसरे के साथ बड़े बैलेंस होकर व्यवहार करेंगे। टेम्पररी टाइम पास हिंदू जैसे है ना आजकल। हाँ, अब पॉलिटिकल हिंदू बनने के चक्कर में आदमी अंदर से जो आस्थावान हिंदू है उसकी जान मत लीजिए, उसको अंदर जिंदा रखिए। जब वो जिंदा रहेगा ना, तो सामने वाले की घर वापसी करा देंगे आप। इतनी क्षमता आपके अंदर हो जाएगी, वो आपसे प्रभावित होगा, आप आपके सच्चे मन से हिंदू। मैं आपको बड़ा एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, आपने शायद सुना नहीं होगा, बहुत कम लोग आज की पीढ़ी जानती है कि आर्य समाज का एक बड़ा आंदोलन हुआ और ये रिकॉर्डेड है। कोर्ट में कोई मैटर आया और पता लगा कि इस केस में एक विटनेस है, वो आर्य समाजी है, तो जज उसकी विटनेस मान लेता था कि आर्य समाजी झूठ नहीं बोलेगा। ये इस भारत में हुआ है इस स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ये आर्य समाज की इज्जत थी, आज नहीं है। क्यों? क्योंकि आचरण बदल गया है। आप पॉलिटिकल हिंदू बन गए हैं, आचरण से हिंदू नहीं रहे। आर्य समाज तो अभी भी है, आर्य समाज तो अभी भी है, पर वो आज कोई मामला हो जाए, इस देश ने 70 साल राम मंदिर पर बहस की है, कोर्ट ने खूब बहस चली है, प्रमाण मांगे गए हैं, आपसे आस्था के सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि हिंदू प्रैक्टिशनर वो नहीं रहे लड़ने वाले जो पॉलिटिकल वाले लड़ने वाले थे। अगर प्रैक्टिशनर होते ना, तो जज क्या, जज भगवान राम से बड़ा नहीं है। राम जन्मभूमि पे अस्तित्व के सवाल ही खड़े नहीं होते। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। आप आरएसएस की बात करें, आपने बताया कि 90 साल हो बड़ा वो चल 90 साल नहीं, 100 साल मनाने आ रहा है 100 साल, हाँ, 1925 में। परंतु मैं कह रहा हूँ कि 100 साल नहीं हुए। जिस दिन गांधी की हत्या हुई, हम गांधी वध कहे, गांधी हत्या कहे, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद उस समय सर संचालक थे आपके गुरु गोलवलकर जी, उन्होंने समस्त शाखाओं को पत्र लिखकर अनिश्चित काल के लिए संस्था को भंग कर दिया गया था, शाखाएं समाप्त कर दी थी। लगभग 1.5 साल बाद बहुत पॉलिटिकली मंथन खारदर सरदार पटेल के साथ बहुत कुछ तय हुआ, उसके बाद फिर आरएसएस पे बैन उठा, तब नया संगठन बना है। तो अगर इसको आयु के हिसाब से लगा ना कि वो हेडगेवार और वो जो सैनिकीकरण वाला जो संघ था वो खत्म हो चुका था गांधीवध के बाद। इसके बाद जो संघ बना है उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने हिंदू महासभा के रहते हुए, जो हिंदू महासभा के नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और नेहरू के कैबिनेट में मंत्री भी रहे, उनके साथ मिलकर जनसंघ की स्थापना कर दी। अब आप उस वक्त की कल्पना करके देखो, मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही अनुमान लगाइए कि एक हिंदू पार्टी खड़ी है। उस देश में 3 ही पार्टी थी, मुस्लिम लीग मुसलमानों की, हिंदुओं की हिंदू महासभा और जो सेकुलर मानसिकता वाले कांग्रेस की मेजरली, और भी पार्टी थी। पर उसके बाद पैरेलल एक जनसंघ की स्थापना हो गई है, तो हिंदुओं के वोट कटने शुरू हुए। फायदा किसको होगा? 2 हिंदू पार्टी अगर लड़ेंगे तो मैदान में। मेरा ऑब्वियसली इस मामले में तो इसलिए संघ का नया जन्म हुआ, ये संघ दूसरा है। इसको मैं विचारधारा लेता ही नहीं है। मैंने कहा क्रिटिसाइज करने का मतलब है हम अपना एक भाई खो देंगे, अपना एक दोस्त खो देंगे। वो संघ है। ये बात आप जो मतलब कि जो कह रहे हैं ना जी, ये पब्लिक डिस्कोर्स में है नहीं है, ये सब बातें जानता नहीं है कोई, ये सब बातें। विनोद जी, यही तो बड़ा है। यही सबसे बड़ी आपने चर्चा की है, तो मैंने कहा ये मंथन भी होना चाहिए। और अगर इसमें मंथन कर लिया, केवल राम मंदिर दिखाने के लिए जा रहे हैं लोग, अपने फेसबुक में टैग लगा देंगे, अपने सोशल मीडिया में फोटोग्राफ डाल देंगे, जय श्री राम, हम भी राम भक्त हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। पिछले दिनों एक डिबेट थी, एक बहुत बड़े दलित नेता ने बयान दिया कि 500 साल बाद मनु का राज आ रहा है राम मंदिर के निर्माण का। कल लगा मनु कहाँ से आ गए? मैंने कहा यही तो इतिहास है, मनु के ही वंशज सूर्यवंशी राम के रहे हैं सब पूर्वज भी। तो मैंने कहा ये हम केवल राम मंदिर नहीं, एक मनुस्मृति के हिसाब से जो यहाँ की शासन व्यवस्था रही है, 20 ग्रामों के ऊपर एक थाना, उन थानों के ऊपर फिर तहसील, तहसील के ऊपर फिर राज्य, ये न्याय व्यवस्था नीचे चलती थी, तब राम राज्य स्थापित होता था। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था जब शुरू की ना, जब इस कॉन्सेप्ट को समझा, और ये दक्षिण भारत में बड़ा पॉपुलर था किसी कालखंड में। ये चोल जो डायनेस्टी थी जी, आपने सही पकड़ा। उन्होंने ये पूरी व्यवस्था लागू, पंचायती राज व्यवस्था,
बिल्कुल। कि न्याय आपको नीचे लटकाना नहीं, नीचे से मिल जाएगा। सरपंच जो होते थे, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, विश्वास, तो वो विश्वास खत्म हो गया। अंग्रेजों ने आकर अपनी पार्लियामेंट, अपनी कोर्ट बनाने स्थापित कर दिया। उस कोर्ट में आप काले कपड़े पहनकर और अपने सिस्टम पे चल रहे हैं। और फिर आपको पता ही है जजों का कैसे चुनाव होता है, वो सब। आप एक पैरेलल और आयतित व्यवस्था के अधीन दबे हुए हैं, आपको पता दरअसल नहीं। आपकी बात सही है, जजों को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। जो जजमेंट होता है ना, हम तो जजमेंट की बात कर रहे हैं ना, अल्टीमेट जजमेंट की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो कलरलेस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई श्वेत कोई कपड़े, नहीं, प्रकाश, सफेद होना चाहिए, है ना। जैसे सफेद वस्त्र, जैसे संत जो बहुत सारे संतों का होता है। जो बिल्कुल। धारण करते हैं ना, यही होता है कि आप जो है जजमेंट दे रहे हैं, वो किसी भी तरीके से पक्ष में ना हो। अगर आप खुद ही आवरण डाल डाल देंगे, आज आज मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके बारे में, सब जानते हैं, सारी की सारी बातें जानते हैं हम लोग, व्यवस्था ही लेकिन ऐसी है साहब। हाँ, लेकिन व्यवस्था भी हम लोगों की ही बनाई हुई है उसमें। विनोद अच्छा, जी, इसमें ना मैंने कोई कहानी पढ़ी थी, जी, अभी पूरी तरह से याद नहीं है, पर आप इसको सर्च करेंगे तो जरूर मिल जाएगा। राणा जी, आप भी सर्च कीजिएगा। पहले यूरोप में भी जो न्याय व्यवस्था थी, वो सफेद कपड़े वाले ही पहनते थे। बीच में कुछ ऐसा, कुछ ड्रामा या हास्यास्पद कोई घटना ऐसी घटी कि उन्होंने काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ये भी एक सच्चाई है, परंतु हम न्याय कोई ना व्यवस्था, कोई तो बात मनुस्मृति होगी। सफेद कपड़ों की बात करती है, बिल्कुल, श्वेत वस्त्र है। और हमारे यहाँ राजा राम जो है वो न्याय की होता है, साथ में सीता माता भी न्याय कर रही है, यानी स्त्री पक्ष को सुनने के लिए। दोनों ही मिलकर, राजा और रानी दोनों ही मिलकर न्याय व्यवस्था चलाते थे, बिल्कुल। पंचायत स्तर से लेकर, और इतने क्रमशः सारी न्याय व्यवस्था चलती थी। और ये मनुस्मृति को अगर आप अध्ययन करेंगे कि सुबह की सारी जितनी भी न्याय व्यवस्था है, दोपहर तक सारा समाचार राज्य तक, केंद्र तक पहुंच जाता था, घुड़सवार के द्वारा और किसी मैसेंजर के द्वारा। कोई न्याय व्यवस्था क्या रिपोर्ट रही है, कोई अराजकता तो नहीं। इस तरह से सुदृढ़ न्याय व्यवस्था, और जब न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी तो राम राज्य आ जाएगा। राम मंदिर बनाने का उद्देश्य ये नहीं है, उद्देश्य ये है कि भगवान राम के समय जो न्याय व्यवस्था थी, जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता है, हमारी जो वैदिक व्यवस्था है, वो स्थापित हो, सबको न्याय मिले। अगर इस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं और आपको लग रहा है कि आज नए केस ना दर्ज किए जाए, उनको निपटाया जाए, तभी 15 से 20 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। जिस देश में व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता और परलोक सिधार जाता है, आप सोचिए जरा कौन सी व्यवस्था है ये? वाकई ये सब व्यवस्था धर्म पे तो नहीं। सवाल तो उठ रहे हैं, ये सच्चाई है। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि लोगों को न्याय मिलने के नाम पर जो एक न्यायालय से पकड़ा दिया जाता है कि तुम्हें ये सजा मिली या तुम ये दोषी हो या निर्दोष हो, उसे खुद पता नहीं होता बेचारे को यहाँ पर कि क्या किस है, भाषा में। देखिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आप कह रहे हैं, उसको बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या है कि हमने है ना हर चीज में राजनीति करना शुरू कर दी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कैसे। जिनका काम है राजनीति करना, ठीक है, उनका तो काम है, वो तो समझ में आता है। लेकिन कोई भी आदमी हर तरह से, चाहे डॉक्टर है तो भी वो राजनीति कर रहा है, ठीक है, अगर वो वकील है तो भी वो राजनीति कर रहा है, ठीक है, सत्ता के साथ या सत्ता के क्या नाम पक्ष है, में या विपक्ष उसी के में। उसमें, हाँ, उसी पक्ष या उसमें विपक्ष में चल जो रहा है। मॉडल है ना, लोगों को कंट्रोल करने का, है ना, लोगों के ऊपर अपना शासन करने का, जो कि राजनीति करती है, वही सब लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या उससे कि राजनीति जब एक खास वर्ग में होनी चाहिए थी, जिनको राजनीति ही करना था, उन्होंने अब ये देखा कि यार जिसको देखो कोई बड़ा क्या कहते हैं, धर्म का अगर कोई है, चाहे वो किसी भी उसका हो, वो भी किसी न किसी तरीके से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वो भी वही काम कर जुड़ा रहा हुआ है कहीं ना कहीं, जो, हाँ, उसमें। तो ऐसे किसी न इसमें, किसी तरह हाँ, से। ऐसे इसमें आप फिर किसको किसको रिस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं ठहराएंगे। अब तो स्वामी जी, राजनीति के लिए जिस तरह से सिर्फ चाहे भगवान राम हो या कोई भी हो, मतलब धर्म को सिर्फ राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। वहां उन्होंने मंदिर बनाया तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हुआ, तो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो मंदिर ही गलत तरीके से बनाया है। जैसे हाँ। अभी राम गोपाल यादव का बयान आया, तो देखिए आपने ये बयानों का, देखिए क्या है ना, बयान एक अलग चीज है, कथन और आपका जो जिसको हम कहते हैं ना स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं, स्टेटमेंट। ये अलग चीज है। बयान एक अलग, बयान तो आप कुछ भी दे दो, कुछ भी।
लेकिन जो कथन होता है, जो आप बता रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड चीजें होती है, वो एक अलग चीज होती है। हमने डॉक्यूमेंटेड चीजों पर बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। आप आए, आपने कुछ भी बोला और चले गए और हो गया काम। अयोध्या का 1992 का जो घटना थी 6 दिसंबर की, वो मेरी कवर की हुई है, ठीक है। मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था। उससे पहले भी जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो हम लोग फिल्म्स वगैरह बनाया करते थे, है ना। वो सारा का सारा मंजर मतलब 6 दिसंबर से पहले भी मैंने देखा है और 6 दिसंबर भी देखा है, 6 दिसंबर के बाद भी देखा है, ठीक है। मंदिर को आप अपनी अ, जीते जी अपने जीवन काल में आप बनता हुआ देख रहे हैं और उसको कर रहे हैं। आप अगर ये कहेंगे कि साहब तंजौर में जो बृहदेश्वरा मंदिर है उसको आप देख लीजिए, वैसा थोड़ी बनाया आपने। तो बनाने वाला भी तो कौन था, अब वो तो देखेंगे आप। किस समाज में बन रहा है, किस वक्त में बन रहा है, किस समय में बन रहा है, आप वो भी तो देखेंगे। क्या लोग वाकई में तैयार हैं, तैयार थे या तैयार रहेंगे राम को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए। हम नहीं है राम को देखने के लिए। हमने देखा है क्या हमने राम को समझा है? क्या कोशिश रामायण भी को नहीं की जानने की बहुत कोशिश ज्यादा। की है क्या? हमने राम को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की है वो ऐसे ही बना है दिया। ना। अपने आराध्य, अपनी धड़कन, अपने इतिहास के साथ राम को अगर आपने देखा होता तो शायद आज स्थितियां ऐसी नहीं होती और मंदिर को बनने के लिए भी इतने साल नहीं लगे होते, है ना। तो मंदिर टेढ़ा है, मेढ़ा है, उसका आर्किटेक्ट ठीक नहीं है, उसका वास्तु ठीक नहीं है, ये सब बेकार की बात है। इनमें कोई वो नहीं है। ये पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं ये लोग, पॉलिटिक्स के अपना लिए अलग है। अलग हाँ, एजेंडा चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे अभी ओपन करके देखेंगे, अभी मैंने कुछ इंस्टा पे एक स्टोरी डाल दी, तो वो लगभग 70-80 हजार वो चली गई। अभी अभी देखी मैंने, सुबह डाली थी वो, तो 70-80 लगभग 75,000 वो जा रही है। उसमें सिंपल था, एक फोटो था और एक फोटो पे 2 लाइनें लिख दी थी। अब लोग उसी पे पागल हो गए। अब आप सोचिए, लोगों के पास 70-75, मेरा तो जबकि फॉलोअर्स नहीं है बहुत ज्यादा है, तो अब सिर्फ इतनी छोटी सी मेंटेलिटी हो गई है कि लोग उसी पे ही चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक थिंकिंग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सोचने की वो पावर नहीं है लोगों में, वो बची नहीं या खत्म कर दी इसको। राजेश जी, मैं एक बात बिल्कुल जी, राजेश जी, अभी आपने कहा कि लोग पागल हो गए, है ना। अभी आपने कहा ना, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। ये आज की तारीख में पागलपन ही है। और मैं आपको बताऊं, आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमारे जैसे जो लोग, जो हम कंटेंट बना रहे हैं, उन लोगों को सही बात बताने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, लोगों को चाहिए कि अगर कोई भी चीज आपके सामने आती है तो एकदम कूद कर नहीं गिरना चाहिए उसके उसके ऊपर, है ना। आप 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों आप उसके ऊपर लेके आ जाइए। लाइक कमेंट फॉलोअर कितने कितने लोगों ने समझने की कोशिश की है ना, बिल्कुल नहीं साहब, है ही नहीं, पावर ही नहीं। उससे लगता है वहां देख के उनको कि समझ की पावर ही नहीं है। कई बार मैं ना फेसबुक पे के ऊपर है ना, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ अक्सर मेरे अपने पेज पर, कि मैं अगर कोई अच्छा सा आर्टिकल किसी पर्टिकुलर, क्योंकि मैं हिस्ट्री के ऊपर बात करता हूँ, भारत के इतिहास के ऊपर, जैसे मेरा चैनल है अनबाउंड इंडिया, तो मैं, मेरे जो चैनल की जो टैगलाइन है वो भारत मेरी नज़र से, है ना। मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसको देखें। तो वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ और वो उसको फेसबुक पर मैं डालता हूँ, मैं कोई उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता। मुझे पता है कि नहीं होगा, क्योंकि आदमी समझ ही नहीं है नहीं पढ़ना भी नहीं चाहता है। यस, हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई फोटो डाल दिया, मान लीजिए कि हालांकि मैं फेसबुक पे ये डालता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर कभी कभी करता रहता हूँ, करता रहता हूँ ये सब चीजें। अगर मैंने कोई भी ऐसा फोटो डाल दिया कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहीं चाट खा रहे हैं, है ना, या कुछ, अरे भाई साहब, लोग ऐसे उसके ऊपर आते हैं कि न जाने क्या देख लिया है। तो मुझे लगता है कि यार, आप, हम जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो लोग वहां पर जा रहे हैं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, अगर आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें और देखें, समझें कि आपके मतलब का क्या है ना, आपके लिए सही क्या है। क्योंकि क्या है ना कि इतने ज्यादा उलझ गए हैं, आप अपने बच्चों को ये मना ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको फेसबुक पर रहना है, नहीं रहना है। पर्पस क्या है आपका?
करना क्या है, आपको डालना क्या है उसके ऊपर। तो एक तरीके से पूरा पागलपन मुझे तो लगता है कि छाया हुआ है। इन चीजों को देख के ऐसा लगता है, एक्चुअली कहा गया है साइंस में भी कि जो ब्रेन है ना, वो हमारा ऐसा है कि दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इतनी तेजी से अपने आप को चेंज कर ले। तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो उस तरह से वर्क करने शुरू कर रहे हैं। अभी बच्चे, हमारे यहाँ तो खैर प्राचीन साइंस में बहुत कुछ पहले बता दिया गया है कि जब माँ के पेट में होता है बच्चा 1.25 महीने का, तो वो इंफॉर्मेशन कैच करना शुरू कर देता है उसका ब्रेन। और वो बच्चे मैंने देखा है स्वामी जी कि जो बच्चे 1.5 महीने के हैं, मैं अपने घर से बताता हूँ आपको, मेरे भाई की एक बिटिया है। अब मैं गया बहुत दिन बाद, लगभग वो 1.25 महीने की हो गई, मैं घर गया तो अब वो गोलू मोलू सी बड़ी क्यूट सी थी, मैंने कहा एक फोटो ले लेते हैं, मैंने गोद में लेके उसका फोटो लेने लगा। अब वो 1.25 महीने की, 1.5 महीने की होगी, मुश्किल से 2 महीने की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और वो जब मैंने फोटो क्लिक की वो मुस्कुरा दी। अब मैंने कहा अरे, मैं ताजुब हो गया, तो मैंने भाई से कहा, मैं कि ये बोले ये ऐसे ही मुस्कुरा दे। उसको पता चल गया कि ये सेल्फी ले रहे हैं। आप देखिए ये चीजें, अब इसको टेक्नोलॉजी को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, किस तरह से, कहां, वो एक अलग है विषय कि भाई समाज कहां जा रहा है। हम सोच रहे हैं, जैसे आप बड़े एक रिसर्च बेस्ड चीजें लिख रहे हैं, लेकिन फिर वही आती है बात कि क्या, आपके अनुमति से क्या मैं आचार्य जी से एक बात पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। आचार्य जी, एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे इन्होंने छोटे बच्चे का जिक्र किया, क्या हमारी जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है जो कि फैमिली बना रही है, इसमें क्या हम आगे ऐसी कोई व्यवस्था देख रहे हैं कि हम अभिमन्यु जैसे जो बालक हैं जो हमारे इतिहास में हुए हैं, हम उनको जन्म दे पाए? आप मेरी बात समझ गए? मैं समझ गया आपका। देखिए ये विषय ही बड़ा गंभीर है। हाँ राणा जी, आपने तो बहुत अच्छे चर्चे हैं। मैं सोच ही रहा था कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि जब इस तरह से बताया कि ये बड़ा आश्चर्यजनक कौतूहल का विषय बन जाता है कि बच्चा कैमरा के सामने जैसी फेस किया उसने और अचानक वो मुस्कुरा दिया, है ना, तो उसे पता है कि कैमरा रेडी है, फोटो खींचा जा रहा है। तो बड़े हास्यास्पद ऐसे मूवमेंट हो जाते हैं। और कि जैसे छोटे बच्चों को पहले था ना कि कैमरे में कि बेटा देखो उन्हें कबूतर निकलेगा, तो बच्चा बताया कि कबूतर छोड़ो, इसकी रेजोल्यूशन ऐसे रखना, इसका फ्रेम ऐसे रखना। बच्चा ज्यादा स्मार्ट पैदा हो रहा है। वाकई हाँ कि ये हमें मत बताओ, हमें पिक्सल विक्सल सब पता है इनके क्या है। सीख क्या है? अब तो पिक्सल से भी आगे एडवांस हो गया, फिल्टर कैसे लगने हैं वो सब चीज दिमाग में है। तो ये एक ना मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। विनोद जी, आपने अभिमन्यु को उदाहरण दिया, अभिमन्यु के साथ तो बहुत एक स्पष्ट स्टोरी जो हमारे सामने है वो ये कि गर्भ में उसने सीख लिया, क्योंकि अर्जुन योद्धा थे और अभिमन्यु को पैदा होने के बाद ठीक 16 वर्ष तक धनुर्विद्या की शिक्षा उनके मामा ने दी थी, कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने बात कही थी कि मेरा भांजा नहीं, मेरा शिष्य भी वीरगति को प्राप्त हुआ है। तो देखिए टेक्नोलॉजी जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की तो सुना दी और सुभद्रा सो गई। अब वो सो गई तो बच्चे का दिमाग भी सो गया, क्योंकि बॉडी एक ही रहती है उस समय। बिल्कुल, गर्भ ब्रेन में, के ठीक है? जो फाइबर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। करेक्ट। तो वो भी सो गया, वो भी सो गया, यानी अब इंफॉर्मेशन मिलनी बंद हो गई। बट देखिए ये क्या ट्रेजेडी नहीं है कि 16 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में धनुर्विद्या सीखने के बाद भी वो व्यक्ति चक्रव्यूह के विषय में प्रश्न नहीं कर पाया। क्या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के सिलेबस में थी, लगातार सीखते 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 सीखते, जबकि मैं आपको बताऊं एक कैलकुलेशन कहते 16 वर्ष का बालक मार दिया, एक कथा है आम। पर एक बार महाभारत पर कई विद्वानों के साथ बैठ के चर्चा हुई, एक कैलकुलेशन हुई। जब वो वीर गति को प्राप्त हुआ अभिमन्यु, तब उसकी उम्र थी 49 ईयर्स। आपको हैरानी होगी, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य 24 वर्ष का भी होता है, 36 वर्ष का भी होता है, 40 वर्ष का भी होता है और 48 वर्ष का भी, जिसे आदित्य ब्रह्मचारी बोलते हैं। कि उसमें इतनी तेज आया था कि जैसे सूर्य का तेज जिसके बाद धारण हो जाता है। ये ब्रह्मचर्य के और तपस्या का परिणाम है। आप कह रहे हैं कि दिमागी उम्र जो थी वो 49 ईयर थी? दिमाग, पूरे शरीर। अच्छा,
पूरा शरीर 48 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे वो, और 48 वर्ष में फिर उत्तरा के साथ उनका विवाह हुआ, और उसकी जो संतान हुई उसी परीक्षित का जन्म हुआ, और उसी ने फिर जन्मेजय फिर ये वंश का राज किया। तो 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद जो संतान उत्पन्न हुई वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट की योग्यता गुण रखती है। और अभिमन्यु उसको हराना इतना था कि जो सारे षड्यंत्रकारी एक हो गए एक को मारने के लिए, इसका मतलब कुछ तो बात रही होगी ना। वाकई वो तो वो ब्रह्मचारी केवल साधारण ब्रह्मचारी नहीं, वो महान योद्धा थे। कहते 16 वर्ष का कुमार बालक मार दिया। बालक तो वो बड़े बुजुर्गों के लिए है, अर्जुन के लिए है, उनके लिए है। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ और नहीं, आपने ये बड़ी अच्छी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो कथा हमारे इसमें अभिमन्यु की आती है कि हम उसको गर्भ में, मेरे पूछने का आशय ये था कि आज जो लोग अपनी फैमिली बना रहे हैं, है ना, क्या वो इस बात का ध्यान रख पा रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा सेंसिटिव चीज है कि आप जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है, आपका बालक जो है या जो भी बच्चा पैदा होगा वो ऐसे ही गुण लेकर आएगा। तो हमारी तैयारी क्या है? इसमें अलग हट के बात करता हूँ। कुछ लोगों ने इस पर बड़ी रिसर्च की कि गर्भ में संस्कार मिलने चाहिए, बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे तब जाके बच्चा आपराधिक नहीं होगा, नैतिक शिक्षा में रहेगा। मैं उससे उतना इत्तेफाक नहीं रखता, उतना मेरा मत नहीं मिलता इस बात से। मैं कहता हूँ कि पहले दंड व्यवस्था कठोर होनी चाहिए, नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता, पहले दंड व्यवस्था। आपके अंदर नैतिकता के बहुत अच्छे गुण हम संस्कार भर दें, और जब किसी राज्य में दंड व्यवस्था ही नहीं है, आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, आप भी अपराध कर देंगे। जब अपराधी को खुलेआम छोड़ दिया जाए, अपराधियों को दंड ही ना मिले, तो संस्कार क्या करेंगे? संस्कारों की अपनी एक सीमा है, एक माहौल है। देखिए, रावण के पास संस्कारों की कमी थी, ऋषि के घर में जन्म लिया था, तो संस्कार नहीं मिले होंगे क्या? नहीं, ये जो बात है, मेरी बात समझिए ना। पर जब संगत मिलती है, जब राक्षस जाति के लोग मिल गए कि लूटो खाओ नहीं मारो, तो फिर आदमी फिर नैतिकता नित्यता भूल जाता है। फिर आदमी दंड व्यवस्था, क्योंकि दंड व्यवस्था तो उस मनुष्य के टाइम से रही है ना। मनुष्य तो सतयुग में पैदा रहे, क्या तो दंड व्यवस्था नहीं थी क्या? शुरू में जरूरी है कि व्यक्ति धर्म का स्वयं आचरण करता, ना राजा था ना राज्य था, लोग अपने आचरण से धर्म का पालन करते थे, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती थी। पर जैसे जैसे व्यवस्थाएं और संसाधन बढ़ते हैं तो लोभ लालच भी बढ़ता है। जहां जहां नई नई चीजें डेवलप आएंगी तो उस संपत्ति को हरण करने की भोग इच्छा भी होगी, और वहां पे बैलेंस बिगड़ता है, इसलिए अपराध होते हैं कि योग्यता न होने के बाद भी आदमी को हरण किया जाए। तो मैं गर्भ के संस्कार का विषय अलग है कि उससे नैतिकता पैदा हो, ऐसा नहीं। पहले तो राज्य व्यवस्था इतनी हो, आप दुबई में जाएंगे तो दंड व्यवस्था कठोर है नहीं है? नहीं, मेरी चिंता सिर्फ इस बात की है, भारत में नहीं है। मेरी चिंता इस बात की भी सिर्फ इतनी है। हाँ, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है ना, वो ऐसा नहीं कि सभी लोग इसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, हम उसको किस तरीके से क्या रूप देना चाहिए। मैं आपका प्रश्न पहले ही समझ गया था, पर चूंकि उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं ना, तो उस पर विचार होना चाहिए। नहीं, देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है, ये बढ़ रही हैं चीजें, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होगे, मैं आपको बड़ी गंभीर बात बताता हूँ राणा जी, समस्या आएगी। अब तो एआई का जमाना है, अब मोहम्मद रफी की आवाज, किसी के कोई गाना हो नया, उस मोहम्मद रफी की आवाज में आ रहा है, ठीक है, पिक्चर्स आपकी हूबहू कहीं भी फिट की जाएगी, आपको पता चलेगा वीडियो आप यहाँ है या वहाँ है। तो ये न्याय व्यवस्था है कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आप यहाँ भी उपलब्ध हैं, यहाँ भी उपलब्ध हैं, किसी क्राइम सीन में भी उपलब्ध हैं, किसी राजकीय समारोह में भी उपलब्ध हैं। तो ऐसे में तो बहुत बड़ा भ्रम हो जाएगा, लोग थोड़ी देर देख रहे हैं टीवी अपने सोशल मीडिया में, हाँ यार इसने क्राइम किया होगा, हाँ ये इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका निराकरण तो हो ही नहीं पा रहा। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लग गए हैं, पर सीसीटीवी कैमरों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है एआई के माध्यम से। तो अब ये जो संक्रमण काल है, जो बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, जो शुरू से ही वो एडवांस टेक्नोलॉजी में अपना माइंड सेट कर रहा है, और हमारा जो मोबाइल है, कुछ सेकंड पहले की वॉइस रिकॉर्डिंग को सर्च कर कर वो, है ना, गूगल एकदम बताया था कि इसके दिमाग में ये चल रहा था, ये चर्चा कर रहा था, और वो तुरंत वो सर्च इंजन में अपने टॉप लिस्ट में डाल देता है। देखिए, ये जो बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है ना, इस संक्रमण काल से पूरी मानव जाति चपेटे में आ चुकी है ऑलरेडी। एडिक्शन, रात को सोते समय मोबाइल चाहिए, सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए। ये एडिक्शन इतना तगड़ा होता है, सच है ये। और सुनो, और सबसे पहले आपका हाथ उस पे हमारा, मैं खुद हूँ उस तरह का ना, मैं हो गया हूँ, क्या करें, मजबूरी है, सब कुछ तो उससे हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है।
देखिए बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, जब ये फिल्म टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसे भांड लीला कहते हैं पुराने जमाने के लोग, जब नया नया सिनेमा आया करता था, तो पहली हीरोइन कोई काम करने को तैयार नहीं हुई थी, वैश्याओं ने भी मना कर दिया था, तो एक लड़के को महिला का पात्र दिया गया, उस तरह से फिल्म बनी थी। तो ये और आज इसको हम क्या कहेंगे कि अति चरम सीमा पर है। इससे पहले जो लोग हुए हैं जिन्होंने कभी सिनेमा नहीं देखा, जिन्होंने रास नाच गाना रास रंग में इन्वॉल्व हुए थे, और वाकई वो संत प्रवृत्ति के कई लोग रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया मानव जाति को, दर्शन दिए, वो बड़ा उत्तम कोटि का है। परंतु मैं कहूँ कि आज टेक्नोलॉजी में सुबह से लेकर शाम तक कितनी वेब सीरीज देख रहा है बच्चा, कितने तरह के चलचित्र देख रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो उसका माइंड कहाँ जाएगा? वो पशु में और मनुष्य में कैसे अंतर करेंगे? आज हमारा चुनौती हमें यहाँ मिल रही है कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनाया जाए, उसको पशुविक प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए, जबकि संसाधन इतनी आसानी से उपलब्ध है। मोबाइल के द्वारा इंटरनेट, फ्री इंटरनेट। अब ये देखिए इसका परिणाम कहाँ तक जाएगा। एलन मस्क ने, अभी मैंने एक नया वीडियो आया, मैंने देखा कि एलन मस्क ने एक दिमाग में चिप लगाने का था और कई जानवरों पर प्रयोग किया, लगभग उसमें बताया गया कि 1500 जानवर मारे गए, कि वो कंट्रोल करेंगे और इंफॉर्मेशन देंगे, या आपको ये लालच दिया रहा है कि वो आपके पास डाटा एकदम डाउनलोड हो जाएगा और आपका सुपर ब्रेन हो जाएगा, आप कई भाषाओं में बात कर पाएंगे। ये जो प्रयोग हो रहा है बड़ा खतरनाक हो रहा है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, बचाने के लिए मुहिम चलनी चाहिए, और इस एडिक्शन का जो आदत पड़ गई है और बहुत खतरनाक, इससे बचाने के लिए भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए स्कूलों में। स्कूल अगर लागू नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटी लागू नहीं कर रहे, तो सोशल जिम्मेदारी समझते हुए हमें मीडिया के लोगों को इसमें कैंप लगाने चाहिए, शिविर लगाने चाहिए कि इस एडिक्शन से कैसे बचा जाए। उसका बचाव का एक ही फार्मूला है, वो है नींद। सबसे ज्यादा जो अटैक कर रहा है वो आपकी नींद पे कर रहा है। आपका ब्रेन अगर रेस्ट नहीं कर रहा है ना, तो आपकी आयु घट रही है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते, सब कुछ बढ़ते हुए आप आयु को नहीं बढ़ा रहे। क्राइम हो रहा है, इतना हाइपर लोग, क्राइम हो रहा है। तो आपको आयु 100 वर्ष की करनी है, एक स्टैंडर्ड, जीवे में श्रद्धा में 100 वर्ष तक जीऊं, शतायु भवा, 100 वर्ष का जो आशीर्वाद मिलता था, इसलिए कि एक स्टैंडर्ड तो रहे, है ना। और भूयश्च श्रद्धा शतात् की 100 वर्ष से आगे भी जी, ये भी हमारी कामना रहती थी। और पहले लोग जीते ही थे, चौथी पीढ़ी देख के, पांचवी पीढ़ी देख के भी जाते थे। अब वो 60-70 में ही लुढ़क रहे। कहाँ जी, अभी और पहले ही हो रहा है, पहले भी हो रहे, मतलब एक एवरेज में कि ये 60-70 की बीच में मैक्सिमम लोग परलोक से धार रहे हैं। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हमारी आयु बढ़े, व्यक्ति एक कंप्लीट समय में सोए, प्राकृतिक रूप से उसका सोना कंप्लीट रेस्ट मिले, तभी जो कंप्लीट रूप से रेस्ट करेगा तभी उसका जागरण अच्छा होगा, एनर्जी मिलेगी, तभी काम अच्छा होगा। अब आबादी बढ़ रही है और कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि आबादी घटाई जाए। देखिए इस प्रकृति में आपको मैं बता दूं, जब तक अन्न और जल इस पृथ्वी में है, उसी हिसाब से आबादी रहेगी, क्योंकि जंगलों में छोटे कीड़े से लेकर जानवर तक के लिए भी भोजन उपलब्ध रहता है, प्रकृति अपना करता है। समुद्र के अंदर मछलियों से लेकर जितने जीव हैं उन सबके लिए पर्याप्त भोजन है। तो इस पृथ्वी में भी जो जीव जन्म लेगा उसके लिए पर्याप्त भोजन है, यदि वो सही सलामत स्वस्थ पैदा हुआ है, अगर उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो उसको कृषि कर्म सिखाया जाए, बेसिक शिक्षा देने का कृषि कर्म जाए, ताकि वो अपना अन्न तो उत्पन्न करे। वो किसी सरकार पर निर्भर नहीं है। सरकार पर निर्भर वो है जो शहरों में ही रह रहे हैं और उन्हें चाहिए कि नौकरी करे। अब आप 12वीं फेल फिल्म देखोगे, हर व्यक्ति आईएएस बनेगा। क्यों बनेगा भाई आईएएस? सरकारी नौकरी चाहिए, आईएएस बनना है। आप क्या परोस रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? आप कृषि कर्म क्यों नहीं सिखा रहे लोगों को कि ज्यादा लोग खेती बाड़ी करें और अपना अन्न ऊपर फल बनाए, बढ़िया फल खाएं, बढ़िया अनाज खाएं, स्वस्थ रहें। आप ऑर्गेनिक के नाम पे इतनी बड़ी मार्केट खड़ी हो रही है, क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि ऑर्गेनिक के फायदे हैं। तो क्यों नहीं जैविक खेती लोगों को सिखाते? सर्वाइवल, मनुष्य प्रकृति के अंदर सर्वाइवल करने की क्षमता पूरी है, आबादी चाहे कितनी बढ़ जाए, और जो बैलेंस करना होगा वो कर लेगी अपना। उसके लिए सरकार को चिंता और कृत्रिम साधनों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही हमारा कल्चर था जी। और इसी कल्चर से हम सदियों से जीते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, महाभारत से लेकर कई जगह के आ गए। उनकी उम्र देखिए ना, क्योंकि वो एक अलग लाइफस्टाइल जीते थे। सोने की बात की दोस्तों, बड़ा जरूरी है। जब तक आपका ब्रेन शांत नहीं होगा, उसे रिलैक्स नहीं मिलेगा, आपके ब्रेन के जो फाइबर है वो रिलैक्स नहीं होंगे ना, तब तक
आप वाकई शांत नहीं रह पाओगे, और शांत नहीं रह पाओगे इसीलिए हमारे यहाँ अध्यात्म है, इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे। वही सिखाया था उन्होंने, वही बताया था। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे पर्व हैं, उनकी वैज्ञानिकता हम भूलते जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारे साथ दो हस्तियां रही जिन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में, आधुनिकता, पाश्चात्य समय की तमाम चीजें, उनके बारे में डिस्कस किया। आपने राहुल गांधी से शुरू करके अध्यात्म तक लिखे जो आए हैं, उसके बारे में एक लास्ट कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल। विनोद कश्यप जी विनोद प्रसंग छेड़ रहे हैं बिना। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी व्यक्ति जो है ना जाया नहीं है, यूजलेस नहीं है। हमने राहुल गांधी से शुरू किया था ना, बिल्कुल उनकी बातों से शुरू करके देखिए अध्यात्म में। तो ऐसा नहीं है कि आदमी में कोई जादुई खुश नहीं है जादुई, सारी की सारी चीजें सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पहचानना पड़ेगा। यही पावर है। देखिए आप अब फिर थोड़ा सा वो आ जाते हैं राजनीति पे, राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है भाई, कहने को तो आदमी किसको भी किसी को भी कुछ कह देता है। प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत कुछ कह रहे हैं लोग। तो देखो, राहुल गांधी के बाद में एक और बात कह देता हूँ मैं कि राहुल गांधी के अंदर कभी कभी मासूमियत प्रकट हो जाती है, कभी कभी, हमेशा नहीं। अब ये उनका दायित्व है कि वो एक भोले बच्चे की तरह स्पष्टवादी बने रहें, उसको मैक्सिमम अपने आचरण में उतारें। क्योंकि जितना वो व्यक्ति जितना सीखता है ना उतना बोल देते हैं वो, जितना समझाया जाता है उतना बोल देते हैं, आगे कोई नहीं है। ये बहुत बार हुआ है उनके साथ, और कई बार उनके स्टेटमेंट बड़े खतरनाक भी रहे, परंतु उनको अगर जनता के बीच में अगर काम करना, वरना प्रशांत किशोर ने तो बोल दिया कि राजनीति के लिए अनफिट है ना, कई मंचों पर उनको बड़ा मजाक उड़ाया गया। पर ये उनको चुनौती मिल चुकी है कि उनको नकारा जा चुका है, और खास तौर से ये भी बोल दिया गया है कि जब तक व्यक्ति कांग्रेस में है, कांग्रेस का नाश ही होता रहेगा। कांग्रेस मिटने में राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। ये देखिए, बड़ा विचित्र है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद कृष्णम जी ने जब प्रियंका की वकालत की तो राहुल गांधी जी मीटिंग छोड़ के चले गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अलायंस की बात हो रही है तो सबको, चाहे अखिलेश में बहुत अच्छे गुण हैं, मुलायम सिंह के मुकाबले कहीं गुना बेहतर मुख्यमंत्री उनका समय रहा। कुछ जो दंगे हुए वो अलग बात है, पर बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपना एक अलग, अपने छवि को बहुत अच्छी तरह निखाने का। अलायंस में अगर उसको खड़ा किया जाए तो मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत स्पष्ट सोच रखने वाला व्यक्ति वो आगे आ सकता है। पर राहुल गांधी के चक्कर में नहीं हो रहे। राहुल गांधी शायद उनको लगता है कि मेरी इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगी सीधा। ये आपका बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं, अभी तो कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है, और जो भी वो गेन करेंगे, जो भी लॉस करेंगे, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मसला इस बात का है कि अगेन वही बात आती है कि आप आगे आने वाली जनरेशन को दे क्या रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी अगर एक कैरेक्टर है ना, तो उनकी भी किस्से होंगे, उनकी भी कहानी लिखी जाएगी आज से 50 साल के बाद, है ना, 70 साल के बाद वो भी कथाएं लिखी जाएंगी। बिल्कुल। आप कहेंगे क्या आज से 70 साल के बाद में कि एक ऐसा आदमी आया जिसको समझ ही नहीं आई, असफलता ही असफलता। तो गलती पर्टिकुलर उस व्यक्ति विशेष की नहीं है, गलती उसकी है जो लगातार उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक दिन बनोगे, वो सुबह कभी तो आएगी। मैं अभी एक जर्नलिस्ट है बड़े पुराने, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें राहुल गांधी के लिए कही कि शायद कहीं दिमागी लोचा नहीं हो, हम उन चीजों को नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जैसा अभी कश्यप साहब ने कहा कि भाई क्या लिखा जाएगा, देखो ये सच्चाई है, ये इतिहास जो है वो विजेताओं को ही लिखता है, ये माना जाता है। नहीं, हारे हुओं का भी लिखा है, हारे हुओं को कैसे हारा भी लड़ा हुआ हो ना, तो हाँ, ना चुनौती मिल जाए। यस, चुनौती देने वाला भी वो फाइटर रहा है। देखिए, राहुल गांधी की जो पिछली साल यात्रा रही दक्षिण भारत से, देखिए रावण युद्ध हारा था ना, आज भी उसका नाम आता है कि नहीं आता? राम का नाम लेते तो रावण का नाम भी आता है। दोनों पक्ष रहेंगे। गांधी का है तो गोडसे का भी आता ही है, गोडसे की बात करूँ तो गांधी भी रहेगा। लेकिन वही है कि लड़ा क्या है वो आदमी। मैं आपको यात्रा की बात बता रहा था। दक्षिण भारत में जब उन्होंने यात्रा शुरू की, शुरू में तो मीडिया ने कवर नहीं किया, क्योंकि दक्षिण भारत गर्म देश है, वहां उतनी ठंड नहीं पड़ती, तो वो टी शर्ट में चले, और यहाँ आते आते वो टी शर्ट में इतना रहे कि वो शायद उन्होंने बॉडी को ऐसा सेट कर दिया
डेली वॉक और कि वो टी शर्ट में थे, ठंड में भी वो टी शर्ट में रहे। तो ये मुझे लगता है कि एक अंदर के अंदर एक व्यक्ति के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है ना, एक स्पिरिट होती है, फाइटिंग फाइटिंग है ना, हाँ फाइटिंग फिजिकली तो वो फिट है, फाइटिंग मेंटली भी अगर फिट हो जाए ना और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें तो शायद ये संभावना है कि राजनीति आचार्य में जी चले। आप नेट पर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जी बहुत अच्छे हुए, लेकिन जब टेस्ट मैच हो या वनडे हो या T20 हो, उस पे अगर आप बगैर बॉल खेले अगर आउट हो रहे हैं तो तो बहुत फिर बेहतर है कि आप नेट प्रैक्टिस ही नेट करें। प्रैक्टिस करें, राइट। हाँ, ये जरूरी है। ये भी है, लेकिन अब वो क्या कह सकते हैं, शायद राहुल गांधी का जो समय, जिस समय वो आए वो समय खराब रहा, क्योंकि वो ऐसे समय आए हैं जब राजनीति का तरीका बदल गया है, राजनीति एक ट्रेंड सेटर हो गई है, एक कॉरपोरेट की तरह चलने लगी है। अलग तरीके से जो विपक्ष है, मतलब जो राहुल गांधी का विपक्ष है, वो एक अलग तरीके से राजनीति को चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या राहुल गांधी को वो अभी पुराने ट्रेंड से नहीं निकल पाए? यहाँ समय खराब राहुल गांधी का नहीं है, यहाँ समय उन लोगों का खराब चल रहा है जो राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। ये उनके लिए चुनौती है। ये राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, कुछ भी नहीं है, एक लेगेसी है, वो अभी चलेगी 50-60 साल तक, क्योंकि इस देश के अंदर डीप रूटेड है। ठीक है, विनोद जी की बात बिल्कुल सही है, जो उनको लॉन्च कर रहे हैं तो भाग्य तो उनका खराब है, भाग्य उनका खराब, किस उम्मीद में है ना, एक ऐसे घोड़े पर दाव लगा रहे हैं जो कभी रेस जीतेगा, ये एक बहुत दूर की कौड़ी दिख रहा है। नहीं, एक सीधी सी आचार्य, एक सीधी सी सिंपल सी बात कि एक कुनबा है ना, उस कुनबे में क्या केवल एक ही व्यक्ति होता है? इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हमारे यहाँ पर जो कि किसी रेस में नहीं थे, लेकिन काबिलियत थी, और जब उनको पिक किया, जब उठाया उनको वहां पर उस जगह पर बैठाया गया, तो उन्होंने अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से प्रूव किया। हजारों उदाहरण है। देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी की कोई आलोचना करे, वो अपनी जगह पर एक स्तर पर होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, परंतु इस देश में अगर मैं 2 समय का जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भारत को वो दिया है जिसकी भारत को आवश्यकता थी, आज की जरूरत थी कि उनको ये लगा कि ये हमारे बीच का आदमी है। वो एक संबंध जो स्थापित करते हैं ना, संवाद जो स्थापित करते हैं, उन्हें लगता है कि सर हम ये मैं ही हूँ। कुछ लोगों को ये फील होता है कि सर मैं ही हूँ, क्योंकि हमारे बीच का आदमी है। मैं ही बोल रहा हूँ, मेरी बात कह रहे हैं, क्योंकि वो संघ के कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, एक एक चीज को अनुभव किया है, एक एक चीज, तो वो टच जो होता है ना, वो इस गांधी परिवार में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये बात को समझो, ये देश, हाँ, ये भारत ने पाया है वही राजनीति नरेंद्र मोदी के माध्यम से, ये जो बदलाव जो आया है राजनीति, इसलिए अब जो अगला प्रधानमंत्री होगा ना, हमारी अपेक्षा उससे ज्यादा होंगी, बिल्कुल, कि वो मोदी जी से बढ़कर हो, ज्यादा टचिंग हो, उसके लिए चुनौती होगी। ठीक है, हाँ, भले वो कुछ कहते हैं कि शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं, कई सारी चीजें, वो बेकार की बातें हैं, टच करना जरूरी है इमोशंस को। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का योगदान नहीं है, कहीं पे कोर्ट ने बनाया, परंतु जिस तरीके से बीजेपी ने समर्थन किया हमेशा से कि हाँ मंदिर बनाएंगे, ये बोलते रहे कहूंगा ना, तो ये समर्थन करना, ये तो इमोशंस का है ना। कांग्रेस ने जनभावना को नहीं समझा, उन्होंने जनभावना को समझ लिया। कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरीके से उसका आयोजन हुआ है, पूरे देश को एक किया, पूरे विश्व को एक करके राम मंदिर, तो इसलिए कोई वास्तु कुछ नहीं, देखिए, जो आयोजन हुआ है ना उसकी कीमत है। आचार्य जी, मैं कोई क्या कहते हैं राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, ना ही कोई मेरी ऐसी कोई योग्यता है कि मैं एक इतनी बड़ी पार्टी के बारे में कुछ बात कहूँ, लेकिन क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द होती हुई चीजों को जब देखते हैं तो एक आकलन करते हैं, है ना। तो मेरा ये सीधा सा मानना है, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस का पतन लगातार हुआ है। होता ही रहा है लगभग। एक उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक विद्वान व्यक्ति को, आप देखिए पसंद ना पसंद हमेशा रहती है ना, वो अपनी जगह, लेकिन व्यक्ति की विद्वत्ता को हमेशा ही सराहा जाएगा, वो चाहे कहीं पर भी हो, उसके काम को सराहा जाएगा, है ना। वो जो लेगेसी थी, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के अंदर या एक कुनबे के अंदर केवल एक ही आदमी विद्वान होता, बाकी सब लोग वो नहीं होते, ऐसा नहीं है। आप अगर छांट के देखेंगे कांग्रेस के अंदर एक से एक कैपेबल लोग पड़े हुए, लेकिन आप उसके ऊपर कुछ करना नहीं चाहते। अब जब आप करना ही नहीं चाहते हैं
तो फिर आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, फिर तो ये दोष आपका अपना ही ओढ़ा हुआ है। ये जो वाकई, माला आपने जो वाकई। ओढ़ी हुई है ना, पड़ी हुई है, वो आपकी अपनी है, अब खुद ने ही उड़ा के अपने ऊपर डाल ली है, तो आप कुछ नहीं हो सकता इसमें। वो देश की जनता बड़ी बड़ी चतुर है, आज का जो यूथ है ना, वो बहुत समझदार है, वाकई, वाकई। वो सारी चीजों को देखता है, क्योंकि इंटेलिजेंसिया में आप देखो ना इतने जबरदस्त हैं आजकल। जो बच्चे हैं, जो खासकर कॉलेज सब कुछ जो पता जाने है वाले, उनको। सब जानते हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हो कि आपकी बातों को वो समझ रहे हैं क्या? वो देख नहीं वो रहे हैं क्या? वो दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया देख रहे दुनिया हैं, देख रहे हैं, दुनिया को समझ रहे हमारी हैं और आपकी सोच से बहुत कि आगे चल रहे भारत हैं। कहाँ जा रहा है, भारत हाँ। क्या देख कर रहा है, भारत बिल्कुल। की क्या इमेज बन रही है, हम्म, भारत को किस तरह से लोग पूछ रहे हैं, और पहले भी भारत की क्या इमेज रहती थी। तो ये दोस्तों सच्चाई है। नरेंद्र मोदी का जो शासन रहा है, वो शासन में जब कोई भी लिखेगा इतिहास, चाहे कितना ही भी उनका घोर विरोधी हो, ये जरूर बताएगा कि एक भारत की जो एक जगह थी, वो पहले से अलग हो गई है, अलग खड़ा हो गया है भारत। ये सच्चाई है। हमने बहुत सारी चीजों पर बात की, क्योंकि हमारे साथ इसी तरह के लोग रहे, आचार्य जी रहे, कश्यप साहब रहे, तो हर विषय पे आ गए, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान हैं। दोस्तों, ये हम इस तरह का करते रहेंगे। आप भी बताइए आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जय हो नारायण महाराज।